मॉस्को में तबाही का धुआं जलने लगा क्यों? मॉस्को का आसमान बारूद की गंध से भर गया। क्यों शहर जलने लगा? इमारतें खंडहर हो गई हैं। एक रात सैकड़ों ड्रोन, दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और हजारों किलोमीटर तक फैली जंग की आग। रूस यूक्रेन युद्ध अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि देश के भीतर बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है। रूस ने एक महीने में जितनी बैलिस्टिक मिसाइलें बनाई थी वो सारी की सारी मिसाइलें सिर्फ 19 दिन में क्यों पर दाग दी गई हैं? यूक्रेन ने एक रात में 400 ड्रोन अटैक कर मॉस्को को दहला दिया। फ्यूल साइटों से धुआं उठने लगा। अगर आपको लगता है कि रूस यूक्रेन युद्ध पहले की तरह ही चल रहा है तो तस्वीर अब बदल चुकी है। अब दोनों एक दूसरे की ताकत खत्म करने पर आमादा हैं। तो सवाल यह है, क्या रूस यूक्रेन जंग अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है? क्या अब इस जंग को कोई नहीं रोक पाएगा? क्या दो देशों में से एक का तबाह होना बिल्कुल तय हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस जंग में दूसरे गठबंधन भी जुड़ेंगे? І що ракети для ППО потрібні нам для захисту життя буквально кожного дня. Я дуже розраховую, що Міністерство закордонних справ України та інші урядовці по всій лінії оперативно говоритимуть з нашими партнерами щодо тих пакетів, про які ми вже तेल ठिकानों में लगी आग का धुआं कई किलोमीटर तक फैल चुका है। पूरा आसमान काले धुएं से ढका हुआ है और ये तस्वीर है मॉस्को की, वो शहर जहां पुतिन की हुकूमत चलती है। लेकिन यूक्रेन ने इस शहर में आग लगा दी है और आग भी वहां लगाई जहां से आग और भड़कती है। रूस का दावा है कि मॉस्को पर यूक्रेन ने 400 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया। इस हमले में रूस के लॉजिस्टिक हब और ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया। इस हमले की जद में कई रिहायशी इलाके भी आ गए हैं। 3 दिन में मॉस्को की वाइल्ड बेरीज वेयरहाउस पर दूसरी बार हमला किया गया। यूक्रेन ने FP-1 ड्रोन से रूस की पोडोल्स्क के पास मॉस्को के सबसे बड़े लॉजिस्टिक सेंटर वाइल्ड बेरीज को टारगेट किया। इस हमले के बाद लॉजिस्टिक सेंटर के अधिकारियों की तरफ से बयान भी जारी किया गया। दावा किया गया कि इस हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन जगह को खाली कर लिया गया है। बड़े ड्रोन से पोडोल्स्क में एक ऑयल डिपो को भी निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने जिस लॉजिस्टिक कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया वो करीब 160 एकड़ से ज्यादा एरिया में फैला हुआ है। 20 दिन के भीतर मॉस्को पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे पहले 11 से 18 जुलाई के बीच यूक्रेन की तरफ से मॉस्को पर 1900 से ज्यादा ड्रोन हमले हुए हैं। यूक्रेन जिस तरह से मॉस्को को टारगेट कर रहा है उससे एक बात तो क्लियर है कि वो रूस की युद्ध मशीन की रफ्तार को धीमा करना चाहता है। यूक्रेन ने फ्रंटलाइन वॉर को डीप स्ट्राइक वॉर में बदल दिया है। यूक्रेन का फोकस अब रूस की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाना है। तेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को तोड़ना मकसद है। यूक्रेन अब सस्ते ड्रोन से रूस पर सरप्राइज अटैक कर रहा है। रूस और यूक्रेन की जंग अब सिर्फ जमीन और आसमान तक सीमित नहीं है। अब समुद्र भी युद्ध का नया मोर्चा बन चुका है। एक तरफ रूस की बैलिस्टिक मिसाइलें कीव पर बरस रही है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ने ब्लैक सी और अज़ोव सागर में रूस के जहाजों का शिकार शुरू कर दिया है। रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए यूक्रेन ने डबल ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया। मॉस्को में लॉजिस्टिक और फ्यूल ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि उसी वक्त क्रीमिया में रूस के एयरबेस, एयर डिफेंस सिस्टम और ब्लैक सी और अज़ोव सागर में जहाजों पर भी हमला किया। यूक्रेन का दावा है
कि सिर्फ एक रात में उसके ड्रोन ने ब्लैक सी और अज़ोव सागर में 7 रूसी जहाजों को निशाना बनाया। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेशन में रूस के एयरबेस और 6 डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट किया। रूस का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के 381 ड्रोन मार गिराए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि जुलाई में यूक्रेन ने रूस के 172 जहाजों को टारगेट किया। अज़ोव सागर में 118 जहाज जबकि ब्लैक सी में 54 जहाजों को निशाना बनाया गया। सवाल है, क्या यूक्रेन अब ब्लैक सी में रूस की आर्थिक और सैन्य लाइफलाइन काटने की रणनीति पर काम कर रहा है? क्या पुतिन की समुद्री ताकत भी अब ड्रोन के निशाने पर आ गई है? और क्या समुद्र में शुरू हुआ ये नया मोर्चा रूस यूक्रेन युद्ध को और लंबा और ज्यादा खतरनाक बना देगा? Обладнання, комплектуючі для виробництва дронів і інше забезпечення для російської армії. Також наша українська зброя досягла чергового нафтового об'єкту і цілей в акваторіях Азовського та Чорного моря. Важлива наша операція. Буде більше засобів для мідстрайків. План далекобійних санкцій виконується теж. ड्रोन के बाद अब मिसाइल के बाद अब सप्लाई चेन, और अब सवाल सिर्फ इतना ही नहीं कि अगला हमला कहां होगा, सवाल ये है कि अगला निशाना कौन होगा। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां दोनों देश एक दूसरे की सेना से ज्यादा युद्ध लड़ने की क्षमता को खत्म करने में जुटे हैं। क्या रूस और यूक्रेन दोनों समझ चुके हैं कि सिर्फ मोर्चों पर सैनिकों को मारकर युद्ध नहीं जीता जा सकता? अगर दुश्मन तक ईंधन नहीं पहुंचेगा, अगर गोला बारूद समय पर नहीं पहुंचेगा, अगर ड्रोन और मिसाइलें बनाने वाली फैक्ट्रियां रुक जाएंगी, तो बिना बड़ी लड़ाई लड़े ही युद्ध की दिशा बदली जा सकती है। और यही वजह है कि दोनों अब डीप स्ट्राइक वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन इस नई रणनीति का सबसे बड़ा खतरा भी है। हर एक हमले के साथ युद्ध की भौगोलिक सीमा बढ़ती चली जा रही है। पहले ये लड़ाई डॉनबास तक सीमित थी, फिर क्रीमिया तक पहुंची, अब मॉस्को, कीव, रूस के अंदरूनी इलाके और ब्लैक सी तक लगातार हमले होने लगे हैं। यानी अब युद्ध का कोई तय मोर्चा नहीं बचा। और यही वजह है कि यूरोप की चिंता भी बढ़ती चली जा रही है। अगर हमले इसी तरह गहरे होते गए तो किसी मिसाइल, किसी ड्रोन या किसी एयर डिफेंस सिस्टम की छोटी सी गलती सीधे नेटो देशों की सीमा तक संकट पैदा कर सकती है। यही वजह है कि पश्चिमी देश लगातार यूक्रेन को एयर डिफेंस और लंबी दूरी की क्षमता देने पर विचार कर रहे हैं, जबकि रूस इसे अपने खिलाफ सीधा हमला बता रहा है। Military is doing the help, but that's the momentum we have now. That's one example where we're having this. The airspace on more than one occasion, or Navy took us 5 years, hundreds of thousands of Ukrainians to die, stress any of the muscles, and number 3, The size of the economy in a country does not लेकिन इस पूरी लड़ाई में अब सबसे अहम सवाल रूस की मिसाइल क्षमता को लेकर है। अगर यूक्रेन के दावे सही हैं, तो रूस अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से कर रहा है। लेकिन अगर रूस फिर भी लगातार उसी रफ्तार से हमला कर पा रहा है, तो इसके सिर्फ 2 ही मतलब हो सकते हैं। या तो रूस ने अपने पुराने स्टॉक खोल दिए हैं, या फिर युद्धकालीन उत्पादन क्षमता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दी है। रूस और यूक्रेन की जंग अब उस मकाम पर पहुंच चुकी है जहां हर रात एक नई रणनीति जन्म ले रही है। अब सवाल ये नहीं है कि अगला हमला किस शहर पर होगा, सवाल ये है कि किस देश की युद्ध मशीन पहले थकेगी। क्या रूस अपने मिसाइलों के दम पर यूक्रेन को झुका पाएगा, या यूक्रेन अपने सैकड़ों ड्रोन से रूस की सप्लाई चेन ही तोड़ देगा? फिलहाल इतना तय है, ये युद्ध अब सिर्फ जमीन पर नहीं, आसमान में, फैक्ट्रियों में, तेल के टैंकों में और हथियार बनाने वाली असेंबली लाइनों में लड़ा जा रहा है।
यानी रूस यूक्रेन युद्ध अब फ्रंटलाइन वॉर नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल और डीप स्ट्राइक वॉर बन चुका है और इसका अगला अध्याय पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है।